तो ये हमको क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ये सन है, अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है इस एक ऑर्बिट के अंदर जिसकी रेडियस हमको दी गई है r इज इक्वल टू 1.5, r इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर, ये गिवन है। मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। ठीक है, अच्छा जो ये अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है इसकी स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखने वाली ये है, ये किलोमीटर में है, ये सेकंड में है। जब भी हम स्पीड पढ़ते हैं तो किलोमीटर पर आवर में पढ़ते हैं या मीटर पर सेकंड में, ये दोनों चीजें मिक्स कर रखी हैं। तो इसको पहले एक ही क्वांटिटी में लेके आना पड़ेगा। ये मीटर में है, ये किलोग्राम में है, मतलब ये सारा हमारा किसमें है, एमपीएस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में है। एसआई सिस्टम में हम डिस्टेंस को किसमें नापते हैं, मीटर में। तो इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड। इसको आप लिख सकते हो 3 गुना 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारा v। इसमें क्या बोला गया है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व कर रही है, तो इसमें कौन सा लगेगा, एंगुलर मोमेंटम लगेगा। ठीक है, यूजिंग बोहर्स मॉडल, बोहर मॉडल हमको क्या बताता है, यूजिंग बोहर्स मॉडल mvr इज इक्वल टू mh/2 हमसे पूछा गया है कि क्वांटम नंबर क्या है। तो इसमें क्वांटम नंबर क्या है, ये n, हमको इस n की वैल्यू निकालनी है। n इज इक्वल टू mvr इंटू 2 डिवाइड बाई h। सबकी वैल्यू तो है हमारे पास, m की वैल्यू है, v की वैल्यू है, r की वैल्यू है। दो कांस्टेंट है हमको पता है, पाई की वैल्यू हमको पता है, h की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34। ठीक है, h की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ये एक नंबर है जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी, सिंपल एक डिजिट में आंसर आएगा। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10 रेज़ टू द पावर 74। देखो भाई ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर आर। तो वाटर को प्यूरिफाई कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करती है, हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे और गामा रे। तो इसका हमारा आंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेज, सीधा सीधा आंसर है। बट अगर कोई पूछे कि ये कैसे है, किस तरह से इसका मैकेनिज्म पूछे तो क्या बताओगे। तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है, पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डीएनए को चेंज कर देती है, खराब कर देती है, जिससे वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और पानी क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। जितने हैं वो मर गए। वाटर प्योरीफायर के थ्रू, आरओ के थ्रू बाहर आ जाता है। जब आप अपने घरों में चेक करोगे तो आरओ के ऊपर लिखा होगा यूवी प्योरीफायर, तो वहां से भी आप इसका आंसर देख सकते हो, अल्ट्रावायलेट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन प्रोसेस। ये देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हमको एक हाइड्रोजन एटम दिया गया है और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसकी ग्राउंड स्टेट में, और वहां पे उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी। ये हमारी क्या है, सीबीएसई के पीवाईक्यूज है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है भाई, जब हमको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट गिवन है तो n की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट है तो अगर हम n की वैल्यू 1 देते हैं तो e की वैल्यू कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो आप इसको 1 पुट करते ही सीधा क्या देखोगे, ए के अंदर गिवन है, इसको ठीक कर दो, ए हमारा आंसर हो जाएगा। बट गलत, n की वैल्यू 1 होती है ग्राउंड स्टेट में और हमसे पूछा गया है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 2 होती है। ठीक है भाई, यहां पे पुट करके देख लेते हैं, e इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 -3.4 eV। अब इस ऑप्शन में देखेंगे हम -3.4 ये रहा डी में, तो हम डी को ठीक कर देंगे। बट फिर से गलत, क्योंकि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो क्वेश्चन में गिवन है द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पहला आंसर काइनेटिक एनर्जी का होगा, दूसरा आंसर पोटेंशियल एनर्जी का होगा। हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, मास भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव है भी तो उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और ये आ गई नेगेटिव में, तो हमारा आंसर गलत। इसको पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव वाला देखो कहाँ है, ये रहा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी ये आई है
तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ 3.4 ये 6.8 और ये नेगेटिव होती है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो भाई इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, हमारे पास फोकल लेंथ दी गई है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव आईपीस, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, मतलब हमारे पास दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई लेंस है। ठीक है, ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप मींस हमको एक माइक्रोस्कोप दिया गया है जिसकी ऑब्जेक्टिव लेंथ तो है 1 सेंटीमीटर एंड आई पीस की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। फिर द ट्यूब लेंथ ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज 10 सेंटीमीटर। अब ट्यूब लेंथ को किससे लिखते हैं, एल से। गिवन क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो एफ ओ ये कितना है 1 सेंटीमीटर। आई पीस के लिए कितनी है 2 सेंटीमीटर। ट्यूब लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है, द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोस्कोप फॉर मोस्ट सुटेबल व्यूइंग बाय रिलैक्स्ड आई। अब ये की कंसेप्ट है कि रिलैक्स्ड आई पे क्या वैल्यू होगी। ठीक है, निकालना क्या है हमको, निकालना क्या है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मोस्टली हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट हाइट दोनों किस में आएंगी, मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है 200, 250, 150 और 125 और इसमें कोई यूनिट नहीं गिवन है। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है माइक्रोस्कोप का, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय आई लेंस। इसका आगे क्या फॉर्मूला होता है, L बाय एफ ओ D बाय एफ ई। सारी चीजें गिवन है, L गिवन है ये रहा, एफ ओ गिवन है, एफ ई गिवन है, D रह गया। D क्या होता है, इट इज द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDS। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, D की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। अब ये भी हमको गिवन हो गया, इसमें पुट कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू 10, FO की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 25, इसकी वैल्यू 5, 10 है ना, सॉरी ये 2 है, FE की वैल्यू 2, ये रही 5, तो हमारा आंसर आ गया 125। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, हमें 4 मेटल्स दी गई है ए बी सी और डी। द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, उसकी वैल्यू हमको देती वी नॉट विद द फ्रीक्वेंसी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी फ्रीक्वेंसी है वी न्यू। अच्छा, इस शोन इन फिगर, इसको इस फिगर में शो किया गया है, ऊपर की तरफ हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इस साइड हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब हमसे पूछा क्या गया है, फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो लाइट गिर रही है, मान लिया ये हमारा सेटअप है, यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया है। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है वो क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। हमें दिया गया है फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी, ए के ऊपर भी वही फ्रीक्वेंसी गिर रही है, बी पे भी, सी पे भी और डी पे भी। हमसे पूछा गया है द काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम फॉर मेटल। 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी। ठीक है, अच्छा ये क्या है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर इस सबका पीक हमको सेम लेवल पे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर ग्राफ पे, तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो सबका पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है। जो ए की फ्रीक्वेंसी है वो कम फ्रीक्वेंसी पे इतना पोटेंशियल मांग रही है, बी वाली है वो इतने पोटेंशियल पे, बी वाली इतने पोटेंशियल पे इतना, सॉरी इतनी फ्रीक्वेंसी पे इतना पोटेंशियल मांगती है, सी वाली इतने फ्रीक्वेंसी पे इतना पोटेंशियल मांगती है, और डी की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, तब इतना पोटेंशियल है। अब पूछा गया है कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी अगर फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से इतना पोटेंशियल है, तो जब इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम चाहिएगी, इसको यहाँ लेके आएंगे तो कम चाहिएगी। इसका मतलब हमारा जो ए की वैल्यू है, एक कम फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा पोटेंशियल मांग रहा है, तो कम फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा पोटेंशियल मतलब ज्यादा फोर्स, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दोनों पैरामैग्नेटिक मटेरियल होने चाहिए, दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन में 2 है, तो इसका हमारा आंसर तो ये है बी, सोडियम एंड कैल्शियम। अब इस आंसर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कैसे है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होता है, जैसे मान लिया कोई एक एटम ये है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके ऑर्बिटल्स हैं जैसे sp d f, ये ऑर्बिटल्स हैं।
इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर रहता है तो वो जब रोटेट करेगा, मूव करेगा, तो वो मैग्नेटिज्म शो करेगा। जब हमने पढ़ा है कि जब चार्ज चलता है तो वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन एस में, पी में, डी में कहीं भी अगर ये अनपेयर रहेगा तो ये मूव करेगा, मूव करेगा तो ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, ये फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है। पैरामैग्नेटिक कम मैग्नेटिक होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो है, इनके आउटर मोस्ट के अंदर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई भी अनपेयर नहीं होता है, विच इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये दोनों क्या है हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है भाई, बी हमारा आंसर है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर क्या होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मूव करेगा तो पैरामैग्नेटिक को शो करेगा। सी इज द हाँ, सी में क्या दिया गया है, लेड और आयरन दिया गया है। लेड के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। और आयरन क्या है हमारा, स्ट्रॉन्गली इफेक्ट करता है या इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये है हमारा फेरोमैग्नेटिक। बट हमसे पूछा क्या गया है, पैरामैग्नेटिक। ये फेरोमैग्नेटिक है, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। निकल और कोबाल्ट क्या है, निकल और कोबाल्ट भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। बट जब ये किसी कंपाउंड के अंदर मिक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तो उस कंपाउंड को बनाने के लिए जो लिगेंड का यूज होता है, वो लिगेंड इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके इसको फेरोमैग्नेटिक से सीधा डायमैग्नेटिक भी कर सकता है। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि लिगेंड, तो लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, जो क्या करते हैं, इनको कंबाइन करने का काम करते हैं, जिससे हम किसी भी मटेरियल की उसकी प्रॉपर्टी को शो करने में, प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए और उसकी रिएक्टिविटी को समझने के लिए एक की रोल प्ले करते हैं लिगेंड्स। होते क्या है, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं। तो रिएक्शन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसको हम जैसे टॉपिक पढ़ते हैं उसी के अंदर कवर हो जाता है टॉपिक। क्या दिया गया है, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इनसाइड ए न्यूक्लियस इज मिनिमम एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट। ठीक है, मतलब हमें एक न्यूक्लियस दिया गया है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकते हैं, होते भी हैं। अब हमसे पूछा गया है कि इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम कितना हो कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो इसका रफली जब हम पढ़ते हैं तो ये आता है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। शॉर्ट रेंज मतलब 0.8 फर्मी, या फिर क्या है, फर्मी। इतने डिस्टेंस तक ये फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। इससे डिस्टेंस अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो वो रिपल्सिव हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा,